19 अगस्त को कारसाज रोड पर एक वाकया पेश आता है कि एसयूवी 100 किलोमीटर पर आवर्स पे एक सिविल लाइन रोड पर सफर करती है और 2 लोगों की जान ले जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पे पहुंचते हैं और उस लड़की को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद पता लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल खानदान से ताल्लुक रखती है, बहुत ही पावरफुल खानदान और करता धरता खानदान है। अगर अमेरिकन सोसाइटी या यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे इवन के ट्रंप को भी कोर्ट में लाया जाता है। कल की बात है, तकरीबन 100 से ज़ायद तादाद है जो बलूचिस्तान में लोगों को मारा गया और सिर्फ वजह ये बनी कि इसका ताल्लुक सूबाए पंजाब से है। मैंने जानबूझ के कत्ल किया। उसमें कौन कौन से ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिसमें मुझे बचाया जा सके कि अगर नताशा को 1 मिनट की भी सज़ा मिल गई तो मेरा सर कलम कर दें। नाम आपका इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ज़रूर है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। वो लाइसेंस तकरीबन 3 साल पहले इशू किया गया, लेकिन वो उसके हस्बैंड का कहना है वो तो 5 साल पहले पागल थी। आखिर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी पागल है कि वो एक पागल को 3 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दे? यही तालिबान थे, हमारे हीरो थे 90s में। बिल्कुल ऐसे। अब यही तालिबान है, वो दहशतगर्द हैं। अब नवाज शरीफ का केस था यहाँ पे, ख्वाजा हारिस साहब केस सारे हार गए उसके। ख्वाजा हारिस साहब को नवाज शरीफ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं आप, के अकाउंट से 80 करोड़ रुपया फीस की मद में गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फजल शेख। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 19 अगस्त को कारसाज रोड पर एक वाकया पेश आता है कि एसयूवी 100 किलोमीटर पर आवर्स पे एक सिविल लाइन रोड पर सफ़र करती है और 2 लोगों की जान ले जाती है। जी हाँ, इमरान आरिफ और आमना आरिफ, जो कि अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से अपने घर की तरफ सफ़र पे गामजन था और एक एसयूवी पीछे 100 किलोमीटर पर आवर से सफ़र करती है और उनसे टकरा के उनकी मौत का सबब बन जाती है। जी हाँ, जब उस वक्त ये मामला पेश आया तब तो ये एक्सीडेंट मामला लगा, लेकिन 1 से 2 दिन बाद जब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया तो पता लगता है कि वो एसयूवी जो कि नताशा दानिश नामी लड़की ड्राइव कर रही थी, पहले एक पार्कड गाड़ी से टकराती है, उसके बाद 2 लोगों को जख्मी करने के बाद उस सीन से फरार होने की कोशिश करती है। फरार होने के बाद जब वहाँ से भागती है तो फिर उसी भागने के चक्कर में वो उस गाड़ी से टकराती है और उन दोनों की जान को ले जाती है। यहाँ पे ये बात होगी कि जब वहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हुजूम पैदा हो जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पे पहुँचते हैं और उस लड़की को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद पता लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल खानदान से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही पावरफुल खानदान और करता धरता खानदान है। जब यहाँ पे पता लगता है तो उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। उनके लॉयर्स की बड़ी तादाद वहाँ पे आ जाती है। लॉयर्स की तादाद के आने के बाद वहाँ पे ये सेक्शन लगाया जाता है कि लड़की पे ये सेक्शन लगता है आर्टिकल सेक्शन 320, यानी कत्ल खता। लड़की ड्राइविंग कर रही थी, खता एक्सीडेंटल मौत हो गई। जब ये सेक्शन लगता है तो पता लगता है लड़की का तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उसका तो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है। मान लिया जाए अगर ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो वहां पर अगर एक्सीडेंटल मौत होती है तो फिर भी उसका खानदान, उसके आबाओ अजदाद तो यहीं पे रहते हैं। टेम्परेरी किसी तरह उसको किस तरह ड्राइविंग देने की इजाज़त दी जाए। जब ये सेक्शन उठा लिया जाता है तो जब मजिस्ट्रेट के सामने ये वाकया पेश होता है, डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जब लाइसेंस का ये मामला ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर सेक्शन लगता है 322। लेकिन कत्ल सबब, इस दोनों में फ़र्क ये है, कत्ल खता यानी किसी खता की वजह से कत्ल हो जाना, कत्ल सबब आपकी वजह से कत्ल होना। जब ये मामला पेश आता है बहुत से मामला बढ़ जाते हैं। वहाँ पर उसके हस्बैंड दानिश इकबाल जो कि मेट्रो इलेक्ट्रिक ग्रुप के ऑनर हैं, उनका ये कहना है कि ये मेरी जो बीवी है ये 5 साल से तो पागल है, अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ट्रीटमेंट की वजह से घर से गाड़ी ले गई है, लेकिन हमें पता नहीं था गाड़ी लेके जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट होगा। ये मामला पेश आते हैं। जब ये मामला जना हॉस्पिटल में जाता है, उसका दिमागी इलाज किया जाता है, दिमागी टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है जी जनाब वो लड़की तो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, उसका दिमागी हालात भी बिल्कुल दुरुस्त है। जब ये मामला पेश आते हैं उसके बाद वो लड़की का जब वेबसाइट से पता लगता है, मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी की जब वेबसाइट को देखा जाता है, वो लड़की 9 से ज़ायद कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और 9 से ज़ायद ही कंपनी की एसोसिएटेड बार मेंबर भी वहां पे पाई जाती है। कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो पागल हो, पिछले 5 साल से जिसका कहा जा रहा है कि वो पागल है, किस तरह से हो सकता है वो लड़की 9 से ज़ायद कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और उन लोगों को डायरेक्टर भी कर रही है, डील भी कर रही है। इस तरह के बहुत से सवालात यहां पे जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है माहिर कानून जनाब अली ज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? सर मेरा पहला सवाल यहाँ पे यही है कि इस तरह के जब केसेस आपके पास आते हैं, आपका पहला जवाब यहाँ पे क्या होता है कि काम हो जाएगा?
देखें, वकील के पास जो भी क्लाइंट आता है तो उसने उसको उसी हिसाब से देखना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको लीगली फैसिलिटेट करना है। हमने लीगल एड के लिए वो हमारे पास आता है तो हमने लीगली विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ हमने उसको असिस्ट भी करना है, उसको वे आउट निकाल के देना है। जी सर, यहाँ पे ये बताएं, ये केस आपने स्टडी किया, बहुत सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है कि जब ये केस लॉयर्स के पास जाता है, लॉयर्स किस तरह से इसको डिफेंड करते हैं, किस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं? ये आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा और एंगल पे है। इसका देखना आपने ये है कि ये क्या जो केस पुलिस ने बनाया है वो भी सही बनाया है कि नहीं बनाया। क्योंकि पुलिस के पास सबसे पहले पुलिस के पास जाता है कोई भी मामला, वो उसकी एफआईआर चौक करते हैं। एफआईआर होने के बाद फिर वो आता है कोर्ट्स के रहम करम पे, या उनको लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। जब लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कंप्लेनेंट साइड से हो चाहे वो एक्यूज साइड से हो, वो उसको अपने हिसाब से फिर देखते हैं कि मुद्दई की तरफ से हैं तो उसने किस तरह उसको लेके चलना है, अगर एक्यूज साइड से है तो उसने किस तरह उसका डिफेंस तैयार करना है, उसके फैक्ट्स जो हैं वो सारे देखने हैं। तो ये इस हिसाब से मामला सारे डील करती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अक्यूज साइड से अगर ये हो कि वो बहुत पावरफुल खानदान है और पता लग रहा है, यहाँ पे लड़की को पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है, आया कानून इसमें कैसा लूप होल छोड़ेगा कि उस लड़की को बचाने की कोशिश करेगा? ऐसा कानून में कौन सी गुंजाइश है कि उस लड़की को किस तरह से बचाया जाए, हालांकि वहाँ पे वो साबित सोशल मीडिया के साबित किया जा रहा है कि वो वाकई वहाँ पे मुद्दई है। देखिए, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है यहाँ पे मामला बहुत डिफरेंट हैं। अगर अमेरिकन सोसाइटी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इवन के ट्रंप को भी कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ पे आप एक लोकल जो अमीर बंदा है जिसके पास अपनी गाड़ी है, अपना घर बंगला, जिसके रिसोर्सेज हैं, उस बंदे को थाने से फुर्सत फारिग हो जाता है वो। तो बाकी जो यहाँ पे 2 कानून है, अमीर के लिए अलहदा कानून है, गरीब के लिए अलहदा कानून है। यहाँ पे भैंस चोरी वाला पकड़ा जाता है, बिलियंस चोरी वाला वो घर चला जाता है। तो अगर आप इस केस में देखें, ये सिंपल ड्राइव एंड ड्रंकन केस है। वो नशे में थी, उसने नशे की हालत में ड्राइव करते हुए राहगीरों को गाड़ी के नीचे दिया, जिसमें 2 की डेथ हो गई, कुछ ज़ख्मी भी हुए। वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को मैनेज कर लिया गया पुलिस लेवल पे, थाने लेवल पे। तो ये जो मामला हैं, या तो स्टेट आपकी इतनी स्टेट फॉरवर्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जी एक बंदे की डेथ हुई है, 2 बंदों की डेथ हुई है, तो आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जी। इवन कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना, अगर वो इस तरह का क्रिमिनल एक्ट करेगा तो उसको उसके लिए सज़ा भी मिलेगी और सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है हमारी कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। तो ये आपके सामने है। आपको याद होगा कि यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब गए थे हॉस्पिटल, शर्जील मेमन साहब का शायद केस था जी। तो शराब की बोतलें बरामद हुई थी जिनको शहद साबित कर दिया गया था। तो ये तो इतना बेबस कानून है हमारा, अदारे बड़े बेबस हैं, यहाँ पे लोग ताकतवर हैं, अदारे कमज़ोर हैं। तो जहाँ पे अदारों की ये हालत, तो वहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी डिस्कस हो रहा है, 1 हफ्ते बाद कोई डिस्कस भी नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं होगा कोई नताशा थी, वो कहाँ पे गई, रेमंड डेवस आया चला गया, लोगों ने डिस्कस किया, क्या हुआ? आज कोई डिस्कस कर रहा है? नहीं कर रहा। बहुत से मीडिया न्यूज़ बनाता है, यही कत्ल वारत किया गया, रेमंड डेवस के बारे में लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन वो नौजवान आज भी जिनको पैसे भी मिले ना, उन पैसों के लिए आज भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ऐसी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए शाहरुख जोतोई का मामला, कि उसकी शाहजेब की फैमिली ने उसको माफ़ कर दिया और शाहजेब का बाप करोड़ों रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। इस तरह के बहुत से केसेस पहले भी चले। अभी आपको क्या लगता है, जहाँ पे ये बात की जा रही है सेक्शन 320 लगाने की कोशिश की गई, यहाँ पे लड़की का कत्ल खता है, इसके बारे में लॉयर्स क्या कहते हैं या कानून क्या कहता है कि 320 और 322 में क्या फ़र्क है? इन दोनों के बारे में बताएं। देखिए, 320 जो बेसिक जो ऑफेंस है, अट्रैक्ट जो करता है, इस केस में 320 ही है, और उसकी प्रॉपर सज़ा भी है, उस पर कन्विक्शन भी है 10 साल। उसके बाद अगर दियत भी उसने पे करनी है, उसको ब्लड मनी जिसको कहते हैं हम, वो तकरीबन 70 लाख 80 लाख बनती है, तो वो उसने पे करनी है। लेकिन प्रोसेस सारे से गुजर के उसके बाद जाके ये फाइनल उसकी फेट है। यहाँ पे 322 है, तो 322 आपका कोई कंडक्ट है ऐसा जो उसकी मौत का सबब बने, जिसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब मेरी तरफ से गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी गाड़ी हिट कर रही है, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी, ये उससे सवेयर है। 322 उसमें लेस सवेयर है।
वो उसकी सज़ा, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना 320 का है। 320 में आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है जिसकी वजह से एक बंदे की डेथ हो रही है। 322 आपका एक कंडक्टर, सपोज मैंने एक गड्ढा खोदा था घर के सामने, कोई रास्ते में से गुजरता हुआ नाबीना था, वो गिरा, उसकी डेथ हो गई, तो इसमें मेरी इंटेंशन नहीं है, जबकि वहाँ पे मेरी इंटेंशन भी आ गई है, वहाँ पे मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मैं अगर वहाँ पे ड्राइविंग सीट पे ना बैठा हूँ तो गाड़ी तो चले ही नहीं, लेकिन वो मैं घर में भी हूँ तो गड्ढे में कोई भी गिर सकता है। वो मेरा एक कैसे नॉन सीरियस एक कंडक्ट था जिसकी वजह से किसी की जान गई। लेकिन यहाँ पे तो मैं एक्टिवली, मेरी अगर देखा जाए ड्रंकन केस जिस तरह है, तो क्या वो पाकिस्तान में अलाउ है इस तरह सड़कों पे नशे की हालत में गाड़ी चलाएं? यहाँ पे तो नशा भी अलाउ नहीं है। अगर आप देखें तो प्रिवेंशन ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस जो है, जिसमें आपके शराब है, शराब नोशी मना है पाकिस्तान में, उस पर बाकायदा सेपरेट FIR होती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि इस केस में ना तो किसी ने उसका टेस्ट करवाया, अगर बीबी का मेडिकल होता तो पता चलता है कि उसमें नशा आया कि नहीं आया। अब ये भी उसको सेव करने वाली बात है, वीडियोस में भी देखा जा उसको सेव किया गया है। वो फर्स्ट उसका जो इमेज जो मीडिया पे हमने देखा है, उसकी जो तस्वीर, उसमें बीबी फुल ड्रंकन थी, उसकी आईज रेड थी, खुद वो होश में नहीं थी। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी नर्वस हो गई है। भाई नर्वस भी हुई है, 2 बंदों की जान लेके खड़ी है, 3 बंदे जख्मी हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने देखनी थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला जी ये भी कोई बड़ा घर है, तो उनका भी मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। अक्सर औकात यहाँ पे कॉल की जाती पुलिस को तो पुलिस नहीं आती, वहाँ पे तो कानून नाफिज करने वाले इदारे वाके पहुँच गए कि इतना बड़ा वो इदारा और इतनी बड़ी वो चीज़ थी। अभी आपको क्या लगता है कि जो 14 दिन के जो जुडिशल रिमांड पे रखा गया है, आखिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? कोर्ट इसको किस तरह डील करेगा? प्रैक्टिकली उसकी फैमिली को प्रेशराइज किया जाएगा जो डिसीज्ड हैं, और वो गरीब लोग होंगे, बिल्कुल वो ऐसे ही है। दबाव में भी आ जाएंगे। इमरान जब आरिफ स्टेट भी आपको दबाव का शिकार करेगी तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ें ये मैनेज कर लेते हैं लोग, पुलिस मैनेज हो जाएगी। कोर्ट की हद तक हम कह सकते हैं कि कोर्ट मैनेज नहीं होती नॉर्मली। कोर्ट ही आखिरी आसरा सहारा है लोगों का, जहाँ से लोगों को कोई उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन कोर्ट के पास जो केस आया है, कोर्ट ने फाइल देखनी है। जब फाइल ही खोखली है तो उसमें कोर्ट के बस में भी कुछ नहीं होता है। नॉर्मली तो लोग कहते हैं अदालतों से बंदे छूट जाते हैं, लेकिन अदालतें इसमें इतनी कसूरवार नहीं है। जितने कसूरवार यहाँ पे ब्रॉडर सेंस में अदालतें ही जिम्मेदार होंगी, क्योंकि उनके पास एक थाना है, उसका एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है ना, वो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका सुपरवाइजर है। लेकिन थाने में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई मजिस्ट्रेट जाता है, क्योंकि उसके पास इतना बर्डन कोर्ट में है कि वो यहाँ से बड़ी मुश्किल से अपने घर जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो थाने कैसे सुपरवाइज करेंगे? तो ये अभी जुडिशल वो चली गई है, थोड़े दिनों बाद उसकी बेल वो फाइल कर देंगे, बेल हो जाएगी, क्योंकि फाइल में कुछ नहीं होगा तो कोर्ट के पास भी कोई उसको रोकने का जवाज़ नहीं है, बेल खारिज करने का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि पुलिस ने फाइल ही इतनी कमज़ोर कर देनी है। तो बाकी वो गरीब लोग हैं, हो सकता है वो खुद भी पैरवी छोड़ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे देखा जाए तो इमरान आरिफ एक पापड़ बेच के अपनी बेटी को पढ़ाते थे और उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, वो यूनिवर्सिटी से घर लेके आ रहे थे। अगर आपको ये मुकदमा मुद्दई की तरफ से मिलता तो आप इसको किस तरह डील करते? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो काम है, हम बेसिकली गरीब के लिए उम्मीद है। जिसका कहीं बस नहीं चलता वो वकील के पास आता है, मुझे कोई रास्ता दिखा दें। लीगली भी, माशरती तौर पे भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि गरीब का साथ दूँ, गरीब के साथ खड़ा हूँ, उसका बाजू बने हम। नॉर्मली होता यही कि वकला, इवन के हम बग़ैर फ़ीस के भी लोगों के काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लीगली उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब सिस्टम आपके हाथ में नहीं है, आप कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट ही कहीं से आ जाए कि उसके ऊपर 10 केस हैं, कत्ल के हैं, 4 डकैती के हैं, 3 चोरी के हैं, तो आप उसको कैसे कह देंगे अच्छा है? बेशक प्रैक्टिकली उसने कुछ भी ना किया हो। तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, आपने देखा होगा कि ये जितने भी क्रिमिनल साइड पे हैं, एक तरफ स्टेट खड़ी है, दूसरी साइड पे एक्यूज़ खड़ा है। बिल्कुल। अब इसकी अगर कल आवाज़ होती है कोर्ट में, केस कॉल होता है, तो नताशा बनाम सरकार होगा। जहाँ पे नताशा बनाम सरकार, वहाँ पे मुद्दई सरकार के पीछे खड़ा है, और सरकार ने अगर केस इतना कमज़ोर बनाया है तो सरकार तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है। फिर उस गरीब का क्या कसूर है, या उसमें कोर्ट क्या करेगी या वकील क्या करेंगे? केस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कमज़ोर केस जो होते हैं उसमें जितना अच्छा वकील हो, उस केस की फेट क्या होगी?
जिस तरह से आपने अभी यहाँ पे बताया कि अगर वकील यहाँ पे मुद्दई का साथ देता है, अखलाकी और समाजी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से आप उनका साथ देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो भी वकील हैं जो उस लड़की का साथ दे रहे हैं, उसमें ये उसको पागल साबित करने की कोशिश की गई पहले तो कि ये पागल है। जब 5 साल से बताया गया कि वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जब जिना हॉस्पिटल में उसका टेस्ट करवाया गया और बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना साबित की गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर की स्टेटमेंट आई जी हाँ वो लड़की पागल है। इसके बारे में क्या बताएंगे? उन वकीलों के बारे में किस तरह से आप जवाब देंगे जो वकील यहाँ पे रिश्वत ले रहे हैं या एक बड़ी अमाउंट वहाँ पे इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वकील रिश्वत नहीं लेता है, वकील फीस लेता है। फीस लेता है, ठीक हो गया? ये अच्छा लफ्ज़ है। हाँ, वो फीस लेता है अपनी सर्विसेज की, लीगली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब वो होता ये है कि लोगों पे डिपेंड करता है, नहीं देना चाहिए, अखलाकन बुरी चीज़ है, आप किसी को गलत मशवरा ना दें, लेकिन जो आपके पास क्लाइंट है आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। बाकी जहाँ तक डॉक्टर की हद तक है, देखें रिपोर्ट्स उसके अगेंस्ट आई हैं, उनका जो स्टांस था, आप कह सकते हैं कि इतने बड़े माशरे में, इतने बड़े ये सेटअप में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने रिपोर्ट उसके अगेंस्ट दी है। अदरवाइज़ वो बैकअप करती रिपोर्ट उसको कि ठीक है वो पागल है, तो वो तो ख़त्म हो गया था केस वहीं पे। तो उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वो बिल्कुल फिट है। बाकी रह गया काम अब पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का है। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक फ़ाइल बनानी है जिसमें उन्होंने उसके अगेंस्ट मटेरियल इकट्ठा करना है। अगर फाइल में उसके अगेंस्ट मवाद आता है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि उसका टेस्ट होना चाहिए था, उसका नशे का डिटर्मन ही तभी होना था जब उसका इनिशियली फ़ौरन उसका टेस्ट होता, मेडिकली एग्जामिन करते उसको और देखते कि क्या वाकई वो नशे में थी कि नहीं थी। ठीक है, आपका ये स्टांस, ये एक डिफेंस है कि जी वो तो पागल है जी, वो बाद में आया है। फर्स्ट स्टेज पे आपने ये देखना था क्या वो नशे में थी कि नहीं, क्योंकि पहला स्टांस जो मीडिया पे आया, जो लोगों की ज़बान पे था, वो यही था कि नशे में एक बीबी गाड़ी चला रही है जिसने बंदे नीचे दे के मार दिए। तो ये हमारी देखा जाए तो नाअहली है, हमारे सिस्टम की है, और यहाँ पे फुकदान है कम्युनिकेशन का भी। यहाँ पे जब पता चलता है कि कोई बड़ा पकड़ा गया तो इवन के ऑफिसर गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जब डीपीओ नहीं मिलेगा, एसपी नहीं मिलेगा, तो नीचे एसएचओ अपने ऊपर क्यों लेगा? जिस तरह से कुछ दिन कबल मजीद अचकज़ई का मामला आया, तो मजीद अचकज़ई ने बलोचिस्तान के अंदर उस लड़के को कांस्टेबल को बल्कि मारा, और उसके बाद ना कोई रिपोर्ट, ना कोई थाना, ना कचहरी, और वो इतने अमीर है कि हमारी और आपकी सोच काम नहीं करती। यहाँ पे एक बात आपने की फ़ीस की, आखिर क्लाइंट को देख के फ़ीस का तयन होता है कि फ़ीस एक फ़िक्स्ड होती है? मतलब अब क्लाइंट बड़ा है, जैसे वो मेट्रो इलेक्ट्रिक कंपनी के ग्रुप्स के ऑनर हैं, तो कितनी फ़ीस, अगर आपके पास ये केस आए तो आप कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे? देखिए, फ़ीस का कोई म्यार नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास एक बंदा, मैं उसका केस करना चाहूँ, गरीब बंदा, जिस तरह आपने कंप्लेनेंट कहा है कि वो गरीब बंदा पापड़ बेच के अपना रोज़ी रोटी चला रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ऐसे बंदे का मैं केस फ्री कर दूंगा। और ये मोस्टली वकला कर रहे होते हैं। अब जो बिलियनर्स हैं, जिनकी कंपनीज बड़ी, उनके तो लीगल एडवाइज़र ही मंथली करोड़ों रुपए पे चल रहे हैं, उनके पैकेजेस हैं, उनकी लॉ फर्म्स हैं, अपनी लीगल टीम्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे उनको। अब नवाज शरीफ का केस था यहाँ पे, ख्वाजा हारिस साहब केस सारे हार गए उसके। ख्वाजा हारिस साहब को नवाज शरीफ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं आप, के अकाउंट से 80 करोड़ रुपया फ़ीस की मद में गया था। तो आप ये देख सकते हैं, क्लाइंट बड़े तो फीस भी बड़ी होती है, इतनी बड़ी अमाउंट। ऐसे ही ये साथ में ये भी लिखा होता है कि इसमें से टैक्सेस नहीं कटेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी अमाउंट वो भी अपनी जेब से नहीं पे कर रहे, अवाम की जेब से अपने केस लड़ने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही। ठीक, और ये केस जब आपके पास आता है, मसलन इतनी बड़ी अमाउंट आपने कहा कि चार्ज करते हैं 80 करोड़ रुपया, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये नताशा केस में कम से कम वकील ने कितने पैसे लिए होंगे? ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है, उनकी अपनी लीगल टीम्स हैं, हो सकता है वो उनको फ्री कर रहे हो अकोमोडेट के हमारे बॉस हैं तो इनको। और यहाँ पे एक और बात का मैं जिक्र करूँगा इसी वाक़े के साथ। अब कल की बात है, तकरीबन 100 से ज़ायद तादाद है जो बलूचिस्तान में लोगों को मारा गया, और सिर्फ वजह ये बनी कि इसका ताल्लुक़ सूबाए पंजाब से है। ये क्या मामला चल रहा है, इसमें आप थोड़ी अपनी रहनुमाई फरमाएं कि जो मामला पेश आया कि पहले बस सवार थे उनको उतारा गया और पंजाबी थे सारे तकरीबन, उनको पहले कत्ल व गारत का निशाना बनाया गया। उसके बाद कल भी यह मामला पेश आया कि तकरीबन 100 से ज़ायद वहाँ पे अफराद हैं जो कि यहाँ कत्ल किए गए बलूचिस्तान की तरफ से। इस मामले में क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे या कानून इसमें क्या रहनुमाई करता है कि वजह क्या है उनको कत्ल करने की? वजह सबके सामने है जी, उनको कत्ल करने की। यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि एक कौम तो हम है नहीं, हजूम है। हजूम है।
जैसे तैसे पाकिस्तान बन गया। सिंध वाले अपने आप को सिंधी कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। बलूचिस्तान वाले बलूची कहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। KPK वाले अपने आप को आज भी अफ़गानिस्तान की तरफ हिस्सा समझते हैं। वो ओन करने को तैयार नहीं है। जो ओन करते हैं उनको हमने इस काबिल नहीं छोड़ा। हमने उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, बीइंग स्टेट अगर आप कहते हैं तो वो भी हक बजाने पे हैं। वो नाराज़ हैं इतने। अब उनको लगता है कि हम जिस तरह चोर है ना, जिसको पुलिस ने झूठे केस में पकड़ा है, उसके ऊपर झूठे केस बना दिए हैं, तो वो कोशिश करेगा कि मैं ऐसे ही पुलिस वाला मिल जाए, मैं उसको थप्पड़ मार दूँ, मैं पुलिस वाले को कत्ल कर दूँ। तो अब जिसने किया था उसको नहीं पता, लेकिन वो अपना अग्रेशन है, वो ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे एक बनाया गया है, जिसको आप कह सकते हैं एक स्टांस बनाया गया है, उसको बैकअप एविडेंस के साथ किया गया है, उसके साथ हिस्ट्री है, उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ ही स्टार्ट हो गए। उससे पहले भी थे, कुछ चीज़ें थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ ही जब लोगों को आप उनके राइट्स नहीं देंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये डेकेड्स की बात है। तो ये डे 1 से चल रहे हैं सिस्टम। अब अग्रेशन इस लेवल पे आ गया कि अब वो अपने ईगो सेटिस्फाई करने खुद को, कि हम अगर इनको मारते हैं शायद ये हमारी बात सुन लें। देखा जाए तो वो इसलिए आजकल इस हद तक पहुंच गए हैं, इस तक कि अगर हम उनको मारते हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी, हम डिस्कशन में आएंगे। अदरवाइज आप देखें, यही तालिबान थे, हमारे हीरो थे 90s में, बिल्कुल ऐसे। अब यही तालिबान है, वो दहशतगर्द हैं। ये हमारी स्टेट की नाअहली है। हालांकि इस पे बात करेंगे आप तो वो कहते हैं कि जी आप तो वो हो गए हैं दहशतगर्द और गद्दार हो गए हैं। हकीकत यही है कि यही तालिबान थे जो हमारे हीरो थे। 20 साल बाद वही तालिबान है जो हमारे दहशतगर्द हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। तो जो उनकी फैमिलीज ने सफ़र किया है, तो वो उनका अग्रेशन है, वो कहीं पे तो निकलेगा अगर आप मैनेज नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें जिस तरह आजकल पॉलिटिकली डिबेट्स भी हो रही हैं, डायलॉग से ही होनी है। बिल्कुल। अगर आप किसी को उसका स्टेक होल्डर समझते ही नहीं है तो ना डायलॉग करेंगे आप, तो उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं सिवाय मारने मरने के अलावा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं करूँगा कि कत्ल अगर हो जाता है, मिसाल है, कत्ल के लिए कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे मौजूद हैं कानून में, कि अगर मिसाल है मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे कत्ल हो गया, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मैंने खुद कत्ल किया, मुझसे अचानक कत्ल हुआ, या कत्ल करने का कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई चीज़ होगी। इसमें कानून में कौन कौन से सेक्शन मौजूद हैं कि एक कत्ल किया, मैंने जानबूझ के कत्ल किया, उसमें कौन कौन से ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिसमें मुझे बचाया जा सके? ठीक है, एक है कत्ल अमद है, वो है इंटेंशनल मर्डर। 302 अक्सर आपने सुना होगा, और 302 में नॉर्मली सज़ाएं भी होती हैं क्योंकि उसमें एविडेंस होता है, उसमें सारी एक इंटेंशनल बंदा किसी को किल कर रहा है, उसकी वजह अनात भी होगी, मोटिव जिसको हम कहते हैं। दूसरा आ जाता है कत्ल शब अमद। उसमें ये होता है कि आपका जो एक्ट है वो इस नेचर का है कि अगला बंदा सामने वाला मर सकता है आपके एक्ट की वजह से। सपोज मैं एक बंदे को फायर मारता हूँ, अब इंटेंशन मेरी फायर की है, कत्ले अमद में आ जाएगा। बिल्कुल। अगर वो नहीं उसकी, अगर मैं सपोज स्टिक मारता हूँ, मुझे पता है अगर किसी को लगेगी तो हो सकता है उसकी आंख निकल जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, वो जो मेरा एक्ट है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि क्या उसमें अगर इंटेंशन माइनस हो तो कत्ल शब अमद है, अगर इंटेंशनल है तो वो 302 है। सेम इसी तरह अगर ड्राइविंग है, कत्ल बिल खता है जिसे कहते हैं, ये ड्राइविंग के ज़रिए भी हो सकता है, किसी एक्ट के ज़रिए भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ से कोई रोड़ा फेंकता हूँ, गलती से किसी को लग जाता है तो कत्ल उसकी डेथ हो जाती है, तो वो खता है, इंटेंशन ही शामिल है। ठीक है। इसी तरह ड्राइविंग, एक यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना, उसमें कौन सा सेक्शन मौजूद है? उसमें सेल्फ डिफेंस है, और उसमें 302 ही है, लेकिन उसमें हम डिफेंस लेते हैं सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि जब एक्यूज साइड से आप आते हैं तो आप कहते हैं कि ये इंटेंशनल मर्डर नहीं था, बेसिकली अग्रेसर पार्टी दूसरी थी जिन्होंने हम पे हमला किया, और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको अपने आप को बचाने के लिए उसको मार दिया। तो उसमें लॉ कहता है, लेकिन हालात व वाक़यात पे डिपेंड करता है, इसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो फाइनली कोर्ट डिसाइड करते हैं क्या उसकी जो प्ली ऑफ डिफेंस है क्या इस काबिल है कि उसको उस पर यकीन करते हुए उसको छोड़ा जाए, या एक वाक़या इसने जो कंप्लेनेंट का या जो मुदई पार्टी की शहादत है, एविडेंस है, वो उसके अगेंस्ट है कि इसने इंटेंशनल मर्डर किया है कि नहीं किया। दूसरा कत्ल बिस्सबब की जिस तरह आप बात करें, कत्ल बिस्सबब
बेसिकली मेरा कोई भी ऐसा कंडक्ट है जिसकी वजह से मेरी इंटेंशन नहीं है, ना ही वो काम इसके लिए किया गया है। सपोज आपके यहाँ पाकिस्तान में बाहर कहीं भी जाएं, कोई भी तरक्याती काम हो रहे हैं, खुदाई हो रही है कहीं पे, कोई मशीनें काम कर रही हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे वो उसके लिए बाकायदा प्रिकॉशनरी एरिया जो है वो डिसाइड किया जाता है, उसके अंदर किसी बंदे को एंटर नहीं होने दिया जाता कि जहाँ तक उसके नुकसान होने का खदशा हो वहाँ से भी दूर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि साथ में खड्डा पड़ा है और लोग गुजर रहे हैं और उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं इसके ऊपर से ही हम गुजर जाएं। अब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, और अगर देखा जाए तो किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार होता है। तो ये इसमें देखा जाता है फाइनली कि हु वाज द मेन कॉज। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि अगर कानून में कोई ऐसा एक्ट मौजूद है या ऐसी कोई तहरीर मौजूद है, अगर कत्ल हो जाता है उसकी जान की कीमत कितनी है? ब्लड रिलेशन की जो चीज़ है ना, ब्लड कीमत कितनी है, उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है? अगर सामने वाली पार्टी मान जाती है, कितनी कीमत, क्या कानून में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें दियत हर साल 1 जुलाई पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करते हैं कि इस साल की दियत की कीमत इतनी है। मैं 2015 में आया था, उस वक्त 18 लाख होती थी, इस वक्त तकरीबन 70 लाख है। 70 लाख जी। और यहाँ तक लेकिन 70 लाख देखा जाए एक कंपनसेशन है बेसिकली। अगर आप उसको कहें कि वो उसकी जान की कीमत है तो वो डेफिनेटली नहीं। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे दूसरी जानब देखा जाए, दानिश इकबाल जो मेट्रो इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ भी हैं, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख की ऑफ़र करवाई है जो दूसरी फैमिली है उनको, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे कि यार हमारा बाप है और हमारी वो बहन थी जिसके बारे में ये मामला पेश आया, तो वो नहीं मान रहे। आया वो रकम दुरुस्त आप कह रहे हैं देनी चाहिए, नहीं चाहिए? और जो मुद्दई पार्टी है उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे वो रकम ले लेनी चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर वो उस केस को लड़ते भी है तो यकीनन जो सामने नज़र आ रहा है फ्रेम के अंदर कि जो पावरफुल होता है वो अपना केस लड़ने की ताकत रखता है, उसको बचाने की वहाँ पे कानून में कहीं ना कहीं लूप होल्स बना लेता है और वो निकल जाता है। वहाँ पे केस लड़ना चाहिए या वो रकम लेकर चुप कर जाना चाहिए? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की थी। जो मुझे आपकी बात से लगा है वो यही है कि स्टेट पीछे हो गई है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? बेसिकली देखें, ऑफेंडर वर्सेस स्टेट है। अब जो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम के आगे सामने स्टेट खड़ी है। अगर स्टेट ही बेबस हो गई है तो वो बेचारा क्या इंसाफ लेगा? फिर उसको बैठ ही जाना चाहिए। उसको वो तो चलो कंपनसेशन की हद तक है, वो भी पता नहीं उसको मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी देती पूरी निभाती है तो फिर उसको कंपनसेशन भी मिलेगी और उसको सज़ा भी मिलेगी। देखिए, सज़ा के साथ दियत है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि दियत मिल जाएगी उसको सज़ा नहीं होगी। तो उसको उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। ये सज़ा के बाद उसकी दियत है, वो भी उसी ने पे करनी है। एक मारूफ एंकर पर्सन उनका भी कहना है और एक कानूनदान उनका भी कहना है कि अगर नताशा को 1 मिनट की भी सज़ा मिल गई तो मेरा सर कलम कर देना। इस बात में क्या सदाकत है? ये क्या वाकई 1 मिनट की सज़ा मिल पाएगी उसे? बात वही है कि जिस तरह आपने अभी बात की कि दियत के साथ सज़ा भी है, वहाँ पे आप कह रहे हैं अगर सज़ा भी हो और दियत भी दी जाए तो बात समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि अगर 1 मिनट की भी सज़ा दी गई तो मेरा सर कलम कर देना। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून इतनी भी ताकत नहीं रखता कि एक जो आम बंदा है, सोशल मीडिया पे वायरल स्टोरी पूरी दुनिया जान चुकी है, आया अभी भी हम उसको सज़ा नहीं दे सकते? हमारे कानून में इतनी ताकत भी नहीं है? ये क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये हमारे माशरे पे सवालिया निशान है। यही बात, अगर एक बंदा कह रहा है, एक बंदा नहीं कह रहा है, ये तो सारा मुल्क कह रहा है कि नताशा छूट जाएगी और नताशा घर चली जाएगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन बात वही है, यहाँ पे स्टेट की फेलियर है। जब तक स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेती, स्टेट नहीं लेती कि ये फेलियर ऑफ स्टेट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फेलियर है। देखें, सोसाइटी में अनरेस्ट क्यों है? लोग, आप मिसाल लें, यूरोप में जाते हैं, आप कोई भी छोटा सा भी जो काम है ना, आप कागज़ नहीं फेंक सकते वहाँ पे, आप सिगरेट पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते। तो यहाँ पे आप बसेज में, एसी वाली बसेज में बैठ के पी रहे होते हैं, ऑफिसेज में पी रहे होते हैं, तो पूछने वाला ही कोई नहीं। पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लिखा था नो स्मोकिंग वहीं पे पी रहे होते हैं। यहाँ पे नो पार्किंग वाली जगह पे पार्किंग होती है। ठीक है, बात वही है कि वो आखिर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लाम इस चीज़ का कहता है कि जो अगर मुद्दई भी है या कोई भी है उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला मौके पे किया जाना चाहिए। जस्टिस का फ़ैसला है, वहाँ मजिस्ट्रेट का फ़ैसला है कि करना चाहिए। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी ऐसा कानून कब तक नाफिज रहेगा?
ठीक है, यहाँ पे एक तो इस्लामिक स्टेट ही नहीं है, अल्लाह ठीक है। अकबर। नाम आपका इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ज़रूर है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सिस्टम वो भी इस्लामिक नहीं है, आपका जो माशरती निज़ाम है वो भी बारो किया आपने। देखिए, पाकिस्तान पिनल कोड है जो इस सारे सज़ाओं को लेके चल रही है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1860 लिखा हुआ है। तब तो पाकिस्तान ही नहीं था, हम तब से लेके चल रहे हैं। अब ज़ाब्ता फौजदारी ये आपके सामने पड़ा है, 1898 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तब पाकिस्तान कहाँ पे था, पाकिस्तान हम वही लेके चल रहे हैं। अगर अब दीवानी की बात करें, सिविल नेचर की बात करें, सिविल केसेस की, उसका 1908 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, तो 1908 से चल रहा है। 1908 में भी पाकिस्तान नहीं था। आप यानी जो अगर कहेंगे कानून कि जो बने हैं सिस्टम हमारे पास है वो हमें जो अंग्रेज दे गया था वही लेके बैठे Adopted है, हैं, हमारा हमने अपना उसमें नहीं कुछ है। भी नहीं किया। लेकिन आपने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, आप अपना लॉज चेंज करते, आप सिस्टम चेंज करते, सारी चीज़ें पॉसिबल थी। जब आपके पास ना फाइनेंशियल सिस्टम अपना है, ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना है, ना आपके पास कोई इसके अलावा शरई निज़ाम है, कुछ भी नहीं है, तो एक मदरसों वाली साइंस है वो चल रही है, उनका अपना रोज़गार है, वो सेटअप चल रहे हैं पैरेलल। दूसरा आपके पास एजुकेशनल सिस्टम है, वो भी लॉर्ड में काले वाला है, उसमें भी आपने 2 साल स्कूल बंद रखे हैं, और आपके तालीमी निज़ाम का इतना वो जिसे कहते हैं पोल खुल गया कि 2 साल बाद नंबर लोगों के डबल आ रहे थे। हाँ बिल्कुल इस तरह है। तो मतलब ये जहाँ पे सिस्टम इतने खोखले हो, वहाँ पे ये तालीम भी क्या नुकसान करेगी किसी का। मान ली एक हद तक आपकी बात कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम क्या है, यहाँ पे ना कानून है, ना कानून की कोई हैसियत है, और ना ही हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाला कल्चर आजमा रहे हैं, ना ही हमारा कोई इस्लामिक कल्चर है। लेकिन अगर देखा जाए यूरोप साइड पे या यूके या यूएसए वाली साइड पे, वहाँ पे भी तो इस्लामिक कानून नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंसान की हैसियत है, उसकी कदर है, उसकी कीमत है, उसकी जान की कीमत है, वहाँ पे हर चीज़ का कानून है। आखिर वो तो इस्लामी नहीं है, हम भी अगर इस्लामी नहीं, लेकिन कानून तो कम अज़ कम अगर उनका आजमाया है तो उस कानून पर अमल दरामद भी तो होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन करें इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस्लाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे अमन भी है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, वहाँ पे खुशहाली भी है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जी आपके अखलाकियात पे। देखिए, आपके मज़हब में झूठ बोलना गुनाह है ना, उनके मज़हब में झूठ बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं। जापान वाले अब दुनिया के सच्चे तरीन लोग हैं, ऐसे ही है। तो वहाँ पे आप देख लें म्यार। अब चीन आपके बाद मुल्क बना था 1956 48 में, हाँ। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे वो कहाँ से कहाँ चले गए। सर, ना हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारे कानून में इतनी ताकत है, ना ही हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को इंसाफ दिला सके। क्या हमारे जस्टिस, हमारी जुडिशरी भी इस काबिल नहीं है कि इस मामले की तहकीकात किसी थर्ड पार्टी से करवा सके या अज खुद नोटिस यहाँ पे ले सके? देखें, पाकिस्तान का जो आइन है हाँ। वो दुनिया का खूबसूरत तरीन जो आइन है उसमें शुमार होता है उसका, ठीक हो गया। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो ये अलग बात है। अच्छा, जहाँ पे बात है आपकी जुडिशरी के हवाले से, ये केस ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस पे सो मोटो लिया जाए। इस तरह के तो रोज़ डेली केसेस हो रहे हैं मुख्तलिफ थाना। आप जिस थाने में, आप जंग के थानों में चले जाएं, जिस थाने में जाएंगे वहाँ पे एक दो चार केस डेली के मिल जाएंगे आपको इस तरह के, जहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन सिस्टम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, वो वीक क्यों है। तो उसके काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिकात हैं, जिसमें आपकी आप जुडिशरी में देखें वहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, अब बार में देखेंगे यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, मुआशरे में देखें, थानों में हमारा कल्चर क्या है, थाने में पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी बेसिस पे एमपी एमएनए इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। ऐसे आप ये बताएं मुझे कि अब सर्वे कर लें, पाकिस्तान में इस पार्लियामेंट ने कितने कानून खुद बनाए हैं। हम तो कानून बनाने के लिए भी हायर करते हैं सर्विसेज, उनको पे करते हैं पब्लिक के अकाउंट से, लोगों के पैसे हैं, एक गरीब की कमाई जो है टैक्सेस की सूरत में जो हमें दे रहा है स्टेट को, उससे हम पे करके किसी से कानून बनवाते हैं और फिर बगैर देखे बगैर पढ़े हम उसको पास कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें, बड़ा मजाका खेज बात है कि पाकिस्तान में मोबाइल
2000 में आ गया था। 2005 के बाद तकरीबन हर बंदे के पास मोबाइल था, रेडी वाले के पास भी मोबाइल था। ऐसे ही है। पीका एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट, 2016 में आता है। मुझे ये बताएं कि 16 साल आपने सिस्टम कैसे चलाया है? जब आपने देखा कि जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जी ये तो मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, ये अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो हुंडी वाले मामला चल रहे थे, पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, किसी को पता ही नहीं था, आपकी एजेंसीज को नहीं पता था कि लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये 2016 के बाद जाके पता चला है जी हमारे पास कानून होना चाहिए। 2016 में फिर कानून हमने किसी से बनवाया और वो चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अब यहाँ पे जितनी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, देखें पुलिस है, FIA है, एंटी करप्शन है, नैब है। अब अमेंडमेंट्स किस लिए आती हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि ये बेहतरी के लिए हैं, वो इसलिए आते हैं कि अशराफिया को प्रोटेक्ट किस तरह करना है आपने। कभी किसी गरीब के हक में आई है कोई अमेंडमेंट? आप कहेंगे कोई ऐसा कानून पास हुआ है कि जो गरीब है उसको कोई उसका राइट मिल सके? आज तक नहीं। क्योंकि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अब नैब केसेस आपके सामने हैं, वो सारे ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा जी इनकी तो इतनी वो क्वांटिटी नहीं बनती है, इतनी मालियत ही नहीं बनती है, तो उन्होंने वो केसेज ही ख़त्म कर दिया उनका। तो मेरी इसमें अदना सी राय है कि सिस्टम आपके पास मौजूद है, जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे नहीं जाएंगे तो नहीं हो सकता कुछ भी। देखिए पुलिस है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है आपकी। यहाँ पे थाने सिफारिशों पे चलते हैं, SHO सिफारिशों पे लगते हैं। ऐसे ही जब सिफारिश पे किसी ने आना है तो उसने उसको अकोमोडेट करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिश्वत का आलम ये है कि हमारे मज़हब में हराम है ना, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन इसके बावजूद ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। दोनों के पास जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं कि जी मैंने भी ऊपर तक लेके चलना है, सिस्टम मुझे कुछ नहीं दे रहा। वो कहते हैं मैंने अपनी तनख्वाह से थोड़ी ये सारा कुछ पे करना है, तो लोग दे रहे हैं जी, ज़रूरत है जी, सिस्टम का मसला है। देखिए जब तक आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और ये अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कहाँ से होगी? ऊपर से स्टार्ट। जब तक बड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, तो आप एक घर है उसका सरबराह जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो बच्चे पे क्या कहेंगे आपके? बच्चा किससे रिस्पॉन्सिबल होगा? मुआशरा हमारा इस हद तक डिक्लाइन का शिकार है कि बच्चे को हम कह रहे होते हैं कि बेटा जाके बताओ पापा घर नहीं बैठे हैं। जिस बच्चे ने शुरू से झूठ सीखा, उसको आप मुआशरे में उसका पॉजिटिव इमेज क्या होगी और पॉजिटिव उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? वो तो डे वन से उसकी तरबियत ही नहीं है। अब यहाँ पे मामलात हैं कि कुछ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहीं पे, हमारे बंदे ही जब यूरोप जाते हैं तो बड़े सिविलाइज्ड हो जाते हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे आते हैं सेम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो सिस्टम की भी कमज़ोरी है किसी हद तक। आप कह सकते हैं कि तरबियत और ये माशरे की ओवरऑल जो अपलिफ्ट की ज़रूरत है, किया जाता है, ऐसे ही और इशारों का ख्याल किया जाता है, सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। आखिर वो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे हम मेहनत भी करते हैं, वहाँ पे हम टाइम मशीन की तरह चलते हैं कि सुबह 8 बजे उठना है और रात को 8 बजे वापस आना है, और हर काम बिल्कुल सिविलाइज होकर करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में नहीं करते? क्या हमें बचपन से ही झूठ सिखाया गया? यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न है और वहाँ पे आप हैं, हो सकता है आपको किसी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पे आपने रहना है उनके दायरे के मुताबिक, उनके कानून के मुताबिक रहना है आपने। यहाँ पे आप समझते हैं ये सब कुछ मेरे बाप का है, क्योंकि जब बच्चा, देखें हमारे यहाँ रोड पे जाएं आपको बच्चे ड्राइव करते हुए नज़र आते हैं मोटरसाइकिल, और साथ में उनकी वालदा, बड़ी बहन, भाई पीछे बैठे हैं वालिद। अब 11 साल का बच्चा जो मोटरसाइकिल चला रहा है और फैमिली उसको अलाउ कर रही है, अब स्टेट वहाँ पे क्या करे? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी है, हमारी भी है कि हम भी उसको देखें। अब जो बीबी जिस तरह नताशा काम कह रहे थे, जब घर नशे में थी, वो बाहर थी, क्लब में थी, जहाँ से भी आ रही थी, तो उसके ऊपर चेक किसका होना था? उसकी फैमिली का होना था कि अगर उन्होंने करना भी है, बड़े लोग हैं, नशा करना है, तो अपने कमरे में करो, जाकर लोगों को तो नीचे ना दो। तो ये ओवरऑल सोसाइटी में हमारे इस चीज़ का फुकदान है कि हम अपनी चीज़ों को दूसरों के हिसाब से देखते हैं, अपने गिरेबान में देखा कभी नहीं हमने। तो ये मामला सारे काफ़ी हद तक ख़राब हैं जी। इसमें आप किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकते। बिल्कुल। अगर यहाँ पे बात की जाए कि नताशा की, वहाँ पे उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है,
कानून इसमें क्या इजाज़त देगा जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा या कोई अंडर एज बच्चा होगा या बच्ची होगी, वो जब ड्राइव कर रही है उसके ज़रिए कोई कत्ल हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो कानून उसमें क्या छूट देता है, अगर ना हो तो कानून उसमें क्या रद्द-ए-अमल देता है? ठीक है, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको सज़ा उस लेवल पे नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, ही वाज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट टू ड्राइव दैट व्हीकल। अब जहाँ तक है नताशा की बात कर रहे हैं, तो नताशा यूरोप में तो कभी किसी को नीचे नहीं दे के आई ना। यूरोप में तो उसको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइफ गुजारनी है जिस तरह भी उनके मुताबिक। पाकिस्तान में आते ही उसको पता चलता है कि पाकिस्तान मेरे बाप का मुल्क है, यहाँ पे मैं नशे में चलाऊं तो भी कोई नहीं पूछने वाला, बड़ी गाड़ी तो वैसे ही कोई नहीं रोकता। ये अगर गाड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना होता तो इसको रोकना किसने था? किसी ने भी नहीं। ऐसे ही इसका तो चलान भी नहीं होता, बड़ी गाड़ी है तो वो कहते हैं वार्डन के ये हमारी पहुंच से बाहर है, 14 करोड़ की गाड़ी पे वो क्योंकि सफ़र इसको कर रही रोकना है मैंने, तो हो सकता है मुझे डीपीओ पूछ ले। है। अल्लाह। तो इस वजह से मतलब देखने वाली बात वही है कि सिस्टम जो है वो हमारा कमज़ोर है। अच्छा, उसके पास तो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस था, उस पे क्या छूट मिलती है हमारे कानून में कि अगर वो कोई ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी और मुल्क का उसके पास है, लेकिन वो यहाँ पे रेजिडेंस है, यहाँ पे रह रही है, लाइसेंस वहाँ का है, कानून इस चीज़ की क्या इजाज़त देता है कि उसको कहाँ तक छूट मिल सकती है उस लाइसेंस पे? पाकिस्तान में इस हवाले से उसको फेवर इस हद तक तो मिल सकती है कि वो ड्राइवर थी, ड्राइव कर सकती थी उसको। अगर यूरोप में उसके पास लाइसेंस था, पाकिस्तान में भी लॉ है, कोई इशू नहीं ड्राइविंग लाइसेंस की हद तक। वो थोड़ा सा इशू उसका आप कह सकते हैं, महकमाना कह सकते हैं आप, इशू है कि उसके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लेकिन पाकिस्तान से उसके पास अच्छा लाइसेंस था, नो डाउट। कि पाकिस्तान के लाइसेंस के बाद बाहर फिर दोबारा आपको बड़ा मुश्किल से लेना पड़ता है, तो उसकी हद तक ठीक है, लेकिन लीगली आप कह सकते हैं कि उसके पास लेकिन नहीं वो था। अगर देखा जाए तो वो लाइसेंस तकरीबन 3 साल पहले इशू किया गया, लेकिन वो उसके हस्बैंड का कहना था वो तो 5 साल पहले पागल थी। आखिर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी पागल है कि वो एक पागल को 3 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दे? देखिए, इस पे आपने आंसर भी खुद ही दे दिया है कि ये पाकिस्तानी सिस्टम का फ्लॉ है कि यहाँ पे एक बंदा आके कुछ भी कह देता है मीडिया के सामने और फिर उसी पे सारा सिस्टम चलता है। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक तो इस है। वजह से वो तो उनका लेम एक्सक्यूज़ ही है। अब 14 दिन का उसका जुडिशल रिमांड है, तो उसके बाद आप कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं और पूरी दुनिया का यही कहना है कि उसको इजाज़त मिल जाएगी और वो खुश इखलाकी से अपने घर चले जाएगी और कोई उसका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। सरफराज केस की तरह और शाहरुख जतोई की केस की तरह, मजीद अचकज़ई की तरह, रेमंड डेविस की तरह हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाते रह जाएंगे। और इसमें ये बताएं कि अगर हमारे गरीब को कानून में किसी भी तरह से अगर कहीं भी लूप होल नहीं मिलेगा, गरीब हमेशा मरता है और मरता ही चला जाएगा। आखिर आप क्या मशवरा देंगे उस गरीब के लिए कि जिस तरह इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, उस गरीब को क्या करना चाहिए इस पाकिस्तान में रहते हुए ताकि वो अपना कम अज़ कम अपना इजारादारी अच्छे तरीके से कर सके? उसको अपने घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। उसको पता होना चाहिए कि बाहर बड़े लोग फिर रहे हैं, नीचे भी दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जिस तरह पहले कह रहे हैं फुकदान है, अदरवाइज राइट्स सबके सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स दे रहा है। मूवमेंट का फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, ये सबके पास बुनियादी हकूक़ हैं, उसके पास जी भी इक्वल राइट्स हैं। लेकिन बात वही है कि उसके पास सर आज एक तो हम क्लास ही डिफरेंट है। आज तो हम एक नताशा का सेशन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखा जाए तो बहुत सी नताशा यहाँ पे रोड पे नज़र आएंगी। जिस तरह से अगर आजकल देखा जाए तो बहुत सी लड़कियों को मोटर बाइक्स दी जा रही हैं और मोटर बाइक्स पर सफ़र कर रहे हैं, अक्सर स्कूटी पे ज़्यादा सफ़र किया जा रहा है और वार्डन हजरात उसको रोकते भी इस वजह से नहीं है ताकि हरासमेंट का कोई केस ना आ जाए। अक्सर औकात यहाँ पर देखा है लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद अब रोड पर निकल आई जो बाइक्स चला रही हैं, स्कूटी या गाड़ियाँ वगैरह चला रही हैं। और आने वाले दिनों में हम क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सी नताशा को देखा जा सकता है, इस तरह के बहुत से इंसिडेंट पैदा हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए आखिर ख़वातीन को क्या करना चाहिए? आखिर कानून इस चीज़ में क्या रद्द-ए-अमल देता है कि उन ख़वातीन के लिए क्या कानून बनना चाहिए, किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्या उसका रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए? ठीक है, इक्वल सिटीजन्स हैं वो भी, फीमेल्स का भी उतना ही राइट है जितना मेल का है। बाकी जो बात है, बात वही है कि अगर आपने बगैर ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस दे देने हैं इसी बेस पे कि ये फलां की बेटी है, इसको घर बैठे ही दे दें, तो फिर वो ऐसे ही नताशा ही होगी। अगर आप प्रॉपर उसका जो सिस्टम है, प्रॉपर उसकी ड्राइविंग टेस्ट के बाद उसको लाइसेंस देते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह आपने गाड़ी चलानी है,
और रूल्स का ख्याल रखना है तो वो उसी हिसाब से करेगी। बाकी जहाँ तक बात है एक्सीडेंट्स की, तो वो किसी का भी हो सकता है एक्सीडेंट, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टेट को चाहिए कि उस पर अमल दरामद है। जहाँ पे हैरेसमेंट की बात आपने की है तो वो देखा जाए तो हमारे मुआशरे का बदतरीन पहलू है, वो तस्वीर भयानक तस्वीर है, और ये ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अब पिछले दिनों मोटरवे पे इशू हुआ था एक औरत का, तो वार्डन ने उसका आज ही हमने चलान करना था, हमने उसे फ़ाइन करने के लिए किया, जबकि उसने बदतमीज़ी भी की औरत ने, और उसने बैरियर तोड़ के निकल गई थी। तो बाद में जब समझ आया तो उन्होंने कहा जी वो तो पे भी करी थी, कार्ड भी दे दिया था उसने सारा कुछ, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव किया था। अब ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि किस तरह, ये देखें पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाले हों चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप कहीं भी चले जाएं, तो ये पब्लिक सर्वेंट है, तो इनको भी बिहेव लाइक पब्लिक सर्वेंट करना चाहिए। अब अगर ये करें जी हम आपके बॉस हैं, तो फिर इसका नेगेटिव ही रिज़ल्ट आएगा जो भी आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपरली इशू हो, लीगली उनकी ट्रेनिंग हो, उनको ज़ाब्ता दिया जाए बाकायदा कि ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये इसको गाड़ी को चलाना है, आपने मूव करना है शहर में, तो बाकी रवैया जो ओवरऑल कदरे बेहतर है। लेकिन बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे मतलब जिस तरह आप करें कि हैरेसमेंट के केसेस पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं है। जितनी यहाँ पे औरत की रिस्पेक्ट है इतनी शायद ही आपको कहीं मिले। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अवॉइड करना चाहिए दोनों तरफ से। वो भी धूप में खड़े होते हैं, उनका भी हो जाता है कभी कभी पारा आई। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे हमें भी अता किए। बस आखिर में कहना यही है कि अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो कानून आपके घर की लौंडी है और इंसाफ आपके घर के बाहर खड़ा हुआ एक दरबान। ये है मेरा सवाल। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।